प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकरीबन 90 लाख में तादाद जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बसते हैं और इसमें से 23 बिलियन डॉलर्स तकरीबन पाकिस्तान भेजे जाते हैं, और जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान में के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होता है, पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इनवाइट करे कि वो मज़ीद यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, यानी यहाँ पर रेमिटेंसेस भेजने के साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करें। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के मसाइल इस नौयत के हैं जो ऐसे लोगों की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हौसला शिकनी करते हैं। अब हौसला शिकनी जिन वजूहात के बिना पर होती है, उसमें से एक बड़ा मसला यह है कि यहाँ पर पाकिस्तानियों की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके अमलाक पर कब्ज़ा हो जाता है। फिर अगर वो कारोबार शुरू करना है तो उसमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने मुख्तलिफ़ इक़दाम किए। हर हुकूमत ने आकर नया इदारा खोला, इदारों पर इदारे खुलते चले गए, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। अब जैसे पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन 2014 से काम कर रहा है और यहाँ पर 2014 से 2021 के 7 बरस के दौरान 23,800 शिकायत मौसूल हुई। इनमें से इदारे के मुताबिक 14,755 शिकायत का इजाला किया गया। अब ये जो एक तो ये जो फिगर है ये ख़ुद हौसला अफजा नहीं है, लेकिन अगर इसको दुरुस्त मान भी लिया जाए तो भी इसमें डाउट्स हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मसाइल हल करने से मुराद इस इदारे की डेफिनेशन मुख्तलिफ है, और ये इदारा जब एक मुतल्लिका इदारे को रेफ़र कर दे तो अपनी तरफ से इसको क्लियर कर देता है, तो कहता है जी हमने इस दरख्वास्त का इजाला कर दिया है, लेकिन असल मानों में रिलीफ नहीं मिला होता साइल को। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद 90 लाख है और ये इतना पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 23 बिलियन डॉलर अगर वो सालाना भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान और इस मरतबा तो ये रेमिटेंसेस हैं वो 29 बिलियन डॉलर आई थी इस साल, इसमें इजाफा हुआ था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इन लोगों के लिए किया क्या है। नए इदारे बनाते चले जाने से क्या मसाइल हल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो इस मसले का हल क्या है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रहमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं यूके के। गुलाम हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। मियाँ वहीदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी जनरल यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। गुलाम और मुझे आज़ाद सिद्दीक साहब भी ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, माहिर कानून है। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। गुलाम हुसैन रहमान साहब, इस पर अगरचे हम पहले भी कई मरतबा प्रोग्राम कर चुके हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम मौजू है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को एड्रेस करने के लिए जितने इदारे बनाए गए हैं उसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है, मसाइल में भी इजाफा होता जा रहा है, इन इदारों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। क्या नई हुकूमत ने कोई ताज़ा ऐसा अमल उठाया है, कोई कदम उठाया गया है जिसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि जी अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की कोई उम्मीद जागी है? बहुत शुक्रिया आपका असद। और बिल्कुल 92 न्यूज़ का जो प्रदेश से देश तक प्रोग्राम है उसकी पूरी टीम के साथ साथ आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि डे 1 से जो है वो हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि शायद कोई भी हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है वो उसको झंझोड़ा जाए, उसको जो असल कोर प्रॉब्लम है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को उस हवाले से आगाह किया जाए। गुज़श्ता रात में भी एक मीटिंग के अंदर यहाँ पर लंदन में जुल्फी बुखारी साहब मौजूद थे, उनसे भी हमारी काफ़ी इसी मौजू पर बात होती रही कि हम उनको ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी हुकूमत से अगर नाला होते हैं तो उसकी मेन वजह क्या होती है। और वजह यही है कि जो भी अपनी जमा पूंजी से वहां पर कोई खरीदते हैं, किसी को किराए पे देते हैं, अगर किसी को किराए पे देते हैं तो किराएदार उसके ऊपर जो है वो कब्जा जमा बैठता है। अगर कोई रिश्तेदार होता है करीबी तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर रिश्तेदार काबिज हो जाते हैं और फिर उसको इंसाफ के लिए कई दहाइयां लग जाती हैं। तो इस निज़ाम को बदलने के लिए पिछली हुकूमतों ने भी कोशिश की, मौजूदा हुकूमत ने भी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया पिछले दिनों कब्ज़ा माफिया के खिलाफ, और स्पेशली उन्होंने इसमें कहा कि जो ओवरसीज़ के जो इस तरह कब्जा होता है हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन चंद ही हफ्तों बाद या चंद मैं कहूँगा महीनों बाद उसके ऊपर भी बिल्कुल एक खामोशी सी छा गई है, और फिर जो अब लोगों के मसले आ रहे हैं वो भी वैसे के वैसे ही हैं। और हमारे साथ जो कि इस वक्त मियाँ वहीदुर रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि ज़ाहिर है हुक्मरान पार्टी के इस वक्त जो ग्रेटर लंदन है उसके सदर भी हैं, और इसके अलावा जो यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स थी उसको ये चलाते रहे हैं। इनको इस चीज़ का भी पता है कि बहुत सारी जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में वो सुस्त रवि का शिकार इसी वजह से रहती है कि लोगों का एतमाद जो है वो कम होता है या ख़त्म हो जाता है कि अगर हमें
एतमाद नहीं है कि अगर हमारी किसी चीज़ पे कब्जा होना है और उसके बाद हमने एक जो फरसुदा निज़ाम है 20 साल वाला 15 साल वाला उसी ट्रैक पे चढ़ जाना है और पाकिस्तान जाकर अपनी हॉलीडेज भी ज़ाया करनी है और उसके अलावा दुश्मनी मुफ्त की लेनी है, अपनी जान का खतरा। जो इस भुगतेगा वो तो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जहां जहां उसका ताल्लुक होगा उनको रास्ते में रोक रोक के कहेगा कि यार मेरा तजर्बा बहुत बुरा, ये काम ना करना, वहां पर इन्वेस्टमेंट ना करना, तो वो तो रोकेगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं छोटी सी बात बताऊं, एक केस ऐसा भी मैंने देखा पिछले दिनों चंद साल पहले कि एक जो शख्स था वो उसका मकान था लाहौर के अंदर और वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया ग्लासगो में और अपनी बेटी के साथ, लेकिन उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि जब मैं मरूं तो मुझे अपनी मिट्टी में दफन किया जाए। तो उसको डॉक्टरों ने कैंसर डायग्नोज किया था, तो वो अपनी जो है वो वफात से 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान चला गया कि मैं वहां पर आखिरी दिन गुजारना चाहता हूं। तो जब वो गया तो वहां पर जो काबिज थे रिश्तेदार, उन्होंने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। काफी कोशिश की, इसी दौरान जो है वो उनकी डेथ हो गई। तो डेड बॉडी नहीं घर में जाने दी उन्होंने सड़क के ऊपर टेंट लगाकर वहां पर डेड बॉडी रखी और जो उनकी बेटी गई थी वो एक होटल के अंदर जो है वो ठहर कर अपने जो है वो वालिद की आखिरी रस्मात अदा करती, रोती, वहां से इंसाफ की भीख मांगती, वापस बरतानिया आ गई। तो इस तरह के केसेस जो है ना वो आपको झंझोड़ के रख देते हैं कि आप जिस घर के अंदर पैदा हुए हो, जिस घर के अंदर आप बड़े हो, उसके ऊपर भी बाद में कोई कब्जा कर ले और फिर आपको इंसाफ ना मिले और हर वजीर आजम, हर हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की तारीफें भी करे और ये भी कहे कि ये रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत के अंदर और ये इतने ज़र मुबादला भेजते हैं, मुल्क चलता है, आपकी तारीफों के पुंज बांध दे। लेकिन जब आपको इंसाफ देने की बारी हो तो आपको उसी फरसुदा निज़ाम के सिस्टम में जो है वो डाल दिया जाए कि आप यहाँ पर बिलखते रहें। अब हुकूमत की देखिए सिंसियरिटी पर हम शक नहीं करते कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ पर लीडरान हैं, उनको एतमाद में लेकर एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए ताकि वो आपको बताएं कि किस तरह का निज़ाम, किस तरह का सिस्टम को उनको स्पीडी जस्टिस के लिए जो है वो सूट करेगा। क्योंकि वहां पर अगर आप अभी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक जस्टिस ख्वाजा जवाद की जो सरबराही में एक सेल बनाया गया है, लेकिन उसका भी हमें कोई पता नहीं है। उसके अलावा फिर अभी पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के अंदर एक यहाँ पर भी एक पिछले दिनों जो है वो एक सेल कैम्प किया गया है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की दरखास्तें लेकर भेजेगा। मेरा ख्याल है अगर उसका किरदार एक पोस्ट ऑफिस का ही है तो उसको नहीं होना चाहिए कि आप दरखास्त लेकर पाकिस्तान भेज दें और फिर अदारे वहां पर जो करें ना करें, इसका कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह की चीजें मसाइल हैं। हमें चाहिए कि हुकूमती नुमाइंदे जो है वो आकर हमें बताएं, इसको भी बताएं कि वो इसको हल करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर बनाएं कि यहां से जब दरखास्त जाए तो वहां पे वन विंडो एक ही जगह पर हम सवाल कर सके जी हमारी ये दरखास्त है, इसका क्या बना है। वो जो डिपार्टमेंट है कि आप फुटबॉल बना देते हैं, एक शख्स वो आगे सबसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे से तीसरे से कभी थाने चला जाएगा, थाने से डीसी के पास चला जाएगा, वहां से ओपीएफ के पास चला जाएगा, वहां से पता चलेगा अब उसका मामला अदालत में चला गया तो वो भटकता रहेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। मियां वहीदुर रहमान साहब, आपका तजर्बा है कारोबार करने का भी, कारोबारी अफराद को डील करने का भी, उनके मसाइल सुनने का भी, ये कितनी बड़ी रुकावट है इस तरह के जो मसाइल जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का, तो उनकी किस तरह से हौसला शिकनी होती है इस तरह का सामना करने के बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। अहम मामला है और इस अहम मामले के ऊपर कोई हजारों की तादाद में प्रोग्राम्स आप लोग कर रहे हैं और मीडिया चैनल्स भी कर रहे हैं और सबको पता है कि हमारे मसाइल क्या हैं पाकिस्तान के हवाले से। वो कब्जा माफिया, कब्जा ग्रुप के ज़मीनों के मामला हो या कोई और नोयत के मामला हो, असल जो मसला है कि जैसे गुलाम हुसैन साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी की कदर जुबानी जमा खर्च तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम यहाँ से आपने भी दुरुस्त फरमाया कि $29 बिलियन पिछले 12 महीने की जो अमाउंट है वो हमारे सामने है। तो में शायद अगर मैं करेक्ट हूँ तो 44 ट्रिलियन रुपीज़ बनती है और अगर मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो पाकिस्तान का मौजूदा बजट शायद 73 ट्रिलियन रुपीस का था। तो इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो बाहर से पैसे जा रहे हैं वो कितने अहम हैं और कितना ज्यादा तादाद में जा रहे हैं और ये और भी बढ़ सकते हैं अगर इनकी थोड़ी और पजीराई कर दी जाए। अब इशू ये है कि रेगुलेटर्स ज्यादा हो गए हैं और फैसिलिटेटर्स कम हो गए हैं। हमें सिर्फ रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, हमें फैसिलिटेटर्स की जरूरत है। फैसिलिटेटर्स सिर्फ अदारे नहीं, हमें चाहिए कि आप 10 या 20 या 100 अदारे बना दें
हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज चाहिए। अब इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो जो भी माइंडसेट पाकिस्तान में एक ओवरऑल है हमारी पाकिस्तानी नेशन का हर डिपार्टमेंट के हवाले से, वो ओवरसीज के हवाले से भी है। तो जो कमी महसूस की जा रही है एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर आप हमारे मसाइल का हल निकालना चाहते हैं तो एक चीज़ आप लैक कर रहे हैं। वो लैक ये कर रहे हैं कि हमारी पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डर्स तो हम हैं। जैसे कश्मीर का मसला कश्मीरियों के बगैर नहीं हल हो सकता क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी से मसाइल आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को बाहर रख के खुद डिसाइड नहीं कर सकते। तो जब तक आप हमें ऑन बोर्ड नहीं देंगे, एक ठीक है आपने ये बात कर दी कि ओवरसीज को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, कुछ पार्टीज उस पर मुतफिक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा कि हम एज ए स्टेक होल्डर हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। जब उन नुमाइंदों को ये पता होगा कि हमारे वोटों से इन्होंने जीतना या हारना है, तो फिर मैं देखता हूँ इम्प्लीमेंटेशन कितनी जल्दी होती है। और इसके साथ साथ अगला मरहला ये भी होना चाहिए कि हमें आप असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन भी दें ताकि हम खुद जाके वहाँ पे अपनी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकें। सही। तो स्टेक होल्डर्स को के बगैर, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप जो मर्जी करके देख लें, जितने मर्जी तजर्बे कर लें, कामयाब आप नहीं होंगे। तो अभी तक यही एक चीज की कमी है। डिजिटाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, आप पोर्टल पे आप एप्लीकेशन भी हमसे ले रहे हैं और एक्नॉलेजमेंट भी आ रही है, लेकिन इस तेजी से काम नहीं हो रहा। तो जाहिर बात है कि अगर मेरा मसला और मुझे आपने सिस्टम से बाहर रखा हुआ है तो फिर मसले का हल तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पर अजहर सिद्दीक साहब की मैं राय लेना चाहूँगा। अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, मैं आपको खुश कहता हूँ प्रोग्राम में, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम हुसैन अमान साहब हैं, मियां वहीदुर रहमान साहब हैं। अजहर सिद्दीक साहब, अभी हम उन मसाइल की एक बार फिर बात कर रहे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, और इनमें से 90% केसेस ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया, किसी के ने घर किराए पर दिया तो कब्ज़ा हो गया, किसी के अपने करीबी रिश्तेदार ने कब्ज़ा कर लिया। अब इस तरह के लोग इंसाफ के लिए भटकते रहते हैं एक इदारे से दूसरे इदारे में, दूसरे से तीसरे इदारे में, और उनका मामला जाके अक्सर औकात अदालतों में अटक जाता है। आप क्या समझते हैं कि अदालती निज़ाम जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या स्पेशल तरीके से ट्रीट कर सकता है, या स्पेशल ओवरसीज़ पाकिस्तानी सी कोर्ट्स बनाई जानी चाहिए? क्या आप इस मसले का हल देखते हैं? कैसे रिलीफ दिया जा सकता है इनको? असद, बहुत शुक्रिया। हमारे आईने पाकिस्तान बड़ा क्लियर है और बहुत रास्ते इसके अंदर मौजूद हैं। आइन के आर्टिकल 25 के अंदर ही रास्ता मौजूद है। ये डिस्क्रिमिनेशन का इशू नहीं है। आप एक क्लास को, ओवरसीज को आप सेपरेटली डील कर सकते हैं एक स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन के तौर पर, और उसके लिए आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई है। हम अभी तजर्बात के मराहल से गुजर रहे हैं। वो नवाज शरीफ का दौर ले लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर ले लें, और पाकिस्तान अब तहरीके इंसाफ का दौर, ये तजर्बात से अब निकलना पड़ेगा। और मियां वहीदुर रहमान साहब ने जो बात की है ना, हम जो तजर्बे करते रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम नहीं था। 2-3 इशूज है देखने वाले कि हम बने हुए हैं ओवरसीज कमीशन के हवाले से या ओवरसीज के हवाले से कोई मुख्तलिफ इदारे बना रहे हैं, या ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन हमने बना ली। मैं पहले भी बात चुका हूं कि इसको जब तक एक अथॉरिटी की शक्ल नहीं देंगे, अथॉरिटी वो जो अपने अहकामात इंप्लीमेंट करा सके। सबसे पहला काम तो है कि एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऐसी हो कि जो इनिशियली चीजें एग्जेक्टिव में, ब्यूरोक्रेसी में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में वन विंडो के अंदर ही, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर आप मिसाल के तौर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, DHA है, LDA है, जितनी हाउसिंग सोसाइटी है, ये एक विंडो के नीचे आके एग्जेक्टिव इसको कंट्रोल करे और एग्जेक्टिव इसकी मॉनिटरिंग करे। ये सबसे पहला काम है कि जो प्रॉपर्टी परचेज करनी है, सेल करनी है, वो वहां अपनी जगह होते रहे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट आपकी, फर्ज करें इसका नाम अगर आप देते हैं ओवरसीज राइट अथॉरिटी रख दें, मैं उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो वही बैठ के इनको सबको देखे, इसी के अंदर आ जाए। जो स्पेशल कोर्ट की बात कर रहे हैं, काम हो रहा है, जैसे जवाहर हसन बड़ा काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ओवरसीज कमीशन, नहीं, वो का मसला नहीं हल होगा जब तक एक नया कानून बन के उसके अंदर एक अथॉरिटी बन, उसी के अंदर एक कोर्ट एस्टैब्लिश हो। जैसे नैब के अलहदा कोर्ट हैं, जैसे अगर देखा जाए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के अलहदा कोर्ट हैं, FIA के अलहदा कोर्ट हैं, तो इस तरह इसका एक अलहदा कोर्ट हो कि जो इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो, वो सिविल कोर्ट के तर्ज के ऊपर वहां पर सिविल जजेस इनके अपने हो, यानी आम कोर्टों से छोड़ दें।
आम कोर्टों में आप रखेंगे तो या फर्ज करें कि छोटी तहसील हो तो वहां तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े शहरों के अंदर इनके अपने जजेस हो, सिविल जजेस अपने हो, एडिशनल सेशन जजेस जो हाई कोर्ट में आकर जो है ना वहां अल्टीमेटली अपील का राइट उसी के अंदर प्रोवाइड कर दीजिए। पहला काम। यानी दूसरा काम, एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आ गई, एक आ गई जुडिशियल अथॉरिटी, और उसके साथ साथ लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट भी हो कि इतने अरसे के अंदर आप डिसाइड करेंगे, केसेस को डिसाइड करेंगे। तीसरा जो इश्यू है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर लेना होगा आपको कि यहां मिसाल के तौर पर हमारी जितनी एम्बेसीज हैं और जितने इदारे हैं जो ऊपर बैठकर इनको रेगुलेट करें इन सारे काम को, यानी इनका भी आपस में डिजिटाइज होना कोई मुश्किल काम नहीं है। सारों को एक रूफ के नीचे इकट्ठा कर दें। हर एम्बेसी के अंदर बाकायदा उनका एक काउंटर हो, एक दफ्तर हो। यानी आप इतने यानी आप हमारे जो एम्बेसडर के ऑफिस में इतने लोग हैं तो एक ऑफिसर जो है वो इस काम के हवाले से आ जाएगा जो इनके मसाइल को लेकर इन सबको मॉनिटरिंग करेगा। खाली पोस्ट ऑफिस नहीं, अभी तक हम पोस्ट ऑफिस देखते आ रहे हैं। गुलाम हुसैन अवान भी वहां बैठे हुए हैं, वो एक खत दे दिया, खत पोस्ट कर दिया, और वो तो ईमेल वगैरह के जरिए आज का मॉडर्न निजाम है। इसी के साथ साथ आपको एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च करनी है एंड्रॉइड के ऊपर भी और एप्पल के ऊपर भी, कि वहां बैठ के जो लोग आदमी बैठे हुए हैं उसी वेब के ऊपर आपको, यानी हम डिजिटाइज दौर के अंदर आ चुके हैं, आप वहीं बैठ के अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखना हो, उस एप्लीकेशन में बैठकर ई कोर्ट्स भी आ जाए कि आप अदालतों में आने की बजाय आप नहीं आना चाहते पाकिस्तान में तो आपका जहां इंग्लैंड में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वही बंदा बैठा वहां पर वही वकील कर सके। यहां हेल्प के लिए आप रख दें। हेल्प के लिए आपको चाहिए कि ओवरसीज को एक एडवांटेज दें, कोई एक छोटी मोटी एक फीस रख दे, इनके अपने वकील हो जो बाकायदा ओवरसीज के अपने वकील हो, वो उनके साथ बैठ के कोऑर्डिनेट करें। उससे ये होगा इन्हें कोई नए वकील ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, जिम्मेदारी भी होगी। वन विंडो के अंदर डिफेंडर एक्ट देने के हवाले से हम ये सारा करके और बड़ी आसानी से, यानी ये इतना सेल्फ सफिशिएंट होगा कि इसका एक फंड होगा, बाकायदा पैसे आए, और ये कानून हर कानून के अंदर मौजूद होता है। वो फंड में पैसे सारे जमा हो, वो सारे को जनरेट करके कोई किसी पे कोई बोझ नहीं आएगा। याद रखिएगा, यानी एक आदमी की करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसको 1 लाख रुपया देना भी पड़ा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका टाइम बचेगा और रेडीली इंसाफ मिलेगा, जस्टिस एट डोर स्टेप मिलेगा। बस इन चीजों को रखने की बात है। इमरान खान का विजन है, एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वोट का राइट भी देख रहे हैं, ये अच्छी बात की मियां भाई साहब ने, हम भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ओवरसीज में हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो बाकायदा उनकी असेंबली के अंदर भी मौजूद हो, ताकि वो तो कानून साजी नहीं करनी है, कोई हालात अगर सामने लेकर आने हैं तो उनकी बाकायदा रिप्रेजेंटेशन भी अंदर मौजूद होगी, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सही है। एक तो है ना कि जी यहाँ पर असेंबली में रिप्रेजेंटेशन, दूसरा जो अभी मियाँ साहब बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जी ऑन बोर्ड लिया जाए इनको। तो इसमें गुलाम हुसैन साहब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लेने के हवाले से तो शायद कुछ कोशिशें हुई भी, कुछ कोई यूके में कोई फोरम बनाया गया ताकि वहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनको यहाँ के साथ कोलैबोरेट करा के काम किया जाए। कोई जुल्फ़ी बुखारी साहब ने भी शायद कोई इनिशिएटिव लिया था, वो क्या हुआ था? क्या वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश थी, उससे कोई फ़ायदा हुआ? वो बनाई थी एडवाइजरी काउंसिल्स इन्होंने बनाई थी, मुख्तलिफ शहरों से जो है वो नुमाइंदे लेकर, कुछ समाजी रहनुमा थे, कुछ पार्टियों के जो रहनुमा थे उनको लेकर कोशिश की थी, लेकिन मेरा ख्याल है उसका कोई ऐसा ये फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि आपने उनको इसलिए बोर्ड में नहीं लिया कि आप उनके साथ कोई ऐसी मुशावरत करके पाकिस्तान के अंदर किसी मैकेनिज्म की तब्दीली की जो है वो कोई कोशिश करें। उनको सिर्फ इसलिए यहाँ पर लगाया गया जी कि अगर आपके थ्रू कोई केस आएगा तो हम उसको इस तरह कंसीडर कर लेंगे, या आप अपने इलाके में लोगों को बताएं कि यहाँ पर हमने ये दायरा बना दिया है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर अगर आप आते हैं तो जो भी यहाँ पर कम्युनिटी के लीडरान हैं, चाहे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जिनका तल्लक है, आप उनको बुलाएं, उनसे बातचीत करें, उनसे आप मुशावरत करें, उनसे आप जो है वो कुछ पॉइंट्स लें कि हम किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं। देखें 99% जो कहते हैं कि जो मसाइल हैं वो तो जायदाद रिलेटेड हैं, कब्जा रिलेटेड हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मसाइल हैं जो कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिस तरह का मिसट्रीट किया जाता है, और इसके अलावा
और भी जिस तरह टेलीफोन का आजकल मसला है कि अगर आप अपना फ़ोन लेके जा रहे हैं पाकिस्तान, खुद इस्तेमाल करना है, तो आप अगर 2 महीने आपने इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपको अपने फ़ोन का ही पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मुल्क में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि आप जाते हैं किसी और मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए, कारोबार करने के लिए, अपनी फैमिली को मिलने के लिए, आप टैक्स पेयर हैं, यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं, लेकिन अपना फ़ोन इस्तेमाल करना है तो 40,000 रुपये आपने हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देना है। ये इस तरह के जो कवानीन आप बगैर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, उनसे मुशावरत नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं, तो फिर इसी तरह के मसाइल, इसी तरह के फिर कवानीन बनेंगे कि जो कि दरसर होंगे। अभी देखें पीटीआई के काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बरतानिया के अंदर भी रहते हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं, यूरोपीय ममालिक में भी रहते हैं, लेकिन इस कानून को या ये जो उन्होंने टैक्स का बनाया इसके ऊपर सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए। फिर इसके अलावा आप देखें जो बंदा भी एयरपोर्ट पे जाता है उस पर जो वहाँ पर कस्टम हुकाम है जिस तरह का सर्च के नाम पर उसके बाद उनके साथ जो है वो उनको तंग किया जाता है, तो फिर जो यहाँ के जो बच्चे हैं बोर्न हमारे जो दूसरे कुलीग हैं वो फिर पाकिस्तान में जाते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमें इस तरह का मिसट्रीट किया जाएगा। तो जब आप हमें रीढ़ की हड्डी समझते हैं तो फिर हमारी बात भी सुना करें। फिर हुकूमत को चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो प्रॉपरली सुने। ये नहीं कि आप को जो दिल में आए जी इनका मसला हल नहीं हो रहा अब हम ये डिपार्टमेंट बना दें। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी असद भाई गिनाए थे, तकरीबन 10 थे, अब तो शायद 12 हो चुके हैं कि इस तरह के मुख्तलिफ महकमे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की हेल्प के लिए बाज़ाहिर बनाए गए हैं। और आपने जिस तरह इंट्रो में कहा कि मसाइल भी बढ़ रहे हैं और डिपार्टमेंट भी बढ़ रहे हैं लेकिन मसले हल नहीं हो रहे। बिल्कुल सही है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस मैं मियां साहब से जानना चाहूँगा कि असल मसला कारोबार के रास्ते में जो रुकावट है या इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते में रुकावट है वो खौफ है कि जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे डूब ना जाए, प्रॉपर्टी पे कब्जा ना हो जाए, या फिर सहूलियात की कमी बड़ा मसला है कि यहाँ पर आप आते हैं कारोबार शुरू करने के लिए 10 डिपार्टमेंट्स। एक आम तासुर यह है पाकिस्तान में कि जी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डील करना पड़ता है, इससे परमिशन लें उससे परमिशन लें, फिर रिश्वत का कल्चर आम है हमारे यहाँ। तो ये एक बड़ा मसला है कारोबार के रास्ते में जो रुकावट है, इन्वेस्टमेंट के रास्ते में या खौफ रुकावट है, क्या है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। मियां भाई साहब, मैं जिस तरह से अभी ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था कि ज़ाहिर है एक तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से एक फ़ज़ा बनती है। फिर दूसरा ये है कि कारोबार अगर आपको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, तो एक इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दें, फिर आपको कारखाना लगाना चाहते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर लाखों को फैक्ट्री लगाएं, तो उस सिलसिले में भी कई तरह की रुकावटें हैं। मिसाल के तौर पर आपने रेस्टोरेंट ही खोलना है तो आपको 15 तरह के लोगों को डील करना पड़ेगा, तो जिससे कारोबारी अफराद की हौसला शिकनी होती है। तो आपके ख्याल में बड़ा मसला क्या है, सिस्टम या एतमाद का ना होना और खौफ होना कि कहीं कब्जा ना हो जाए प्रॉपर्टी वगैरह पर? शुक्रिया। खौफ अपनी जगह में मौजूद है, लेकिन खौफ की वजह जो है वो ये सिस्टम की खराबी है जो अब तक काफ़ी हद ठीक नहीं हुई। मौजूदा गवर्नमेंट ने, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ प्रोग्रेस की है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुले हैं, यहाँ बैठे आप SC पे आप कंपनी खोल सकते हैं जो पहले ऑनलाइन सहूलत मौजूद नहीं थी। FPR ऑनलाइन हो चुका है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं लेकिन स्लो हो रही हैं। ये सारी वन विंडो ऑपरेशन जब तक नहीं होगा यहाँ बैठे वाया हमारे कॉन्सुलेट और हाई कमीशन, यहाँ पे जो हाई कमिश्नर हमने रखे हुए हैं और जो हमारे हाई कमीशन का इतना ज़्यादा अमला रखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आती कि उसका सियासी अगर कोई वजह है तो आई डोंट नो, लेकिन अगर उनका काम ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलतकारी भी है तो वो तो नहीं हो रही। उसकी एक वजह ये भी है कि जितने भी हमारे ये हाई कमीशन और एम्बेसीज खुली हुई है यहाँ पे, हमारा रवाज अभी तक नहीं डेवलप हो सका कि यहाँ की हमारी पाकिस्तानी जनरेशन जो बड़ी काबिल है, पढ़ी लिखी है, इनको क्यों नहीं मौका देते कि ये यहाँ पे आगे जॉब्स कर सकें, ताकि ये हमारे बच्चे हैं इस सिस्टम को समझते हैं, पाकिस्तान को भी समझेंगे और आसानी हो जाएगी दोनों मुल्कों में ब्रिजिंग की। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि रेगुलेशन तो बहुत हैं, रेगुलेटर्स बहुत हैं, लेकिन फैसिलिटेटर्स ज़्यादा नहीं हैं। अब अगर जैसे मैंने पहले बात की थी कि स्टेक होल्डर्स हमें समझ नहीं रहे, आप अगर हमें स्टेक होल्डर समझेंगे तो फॉर एन एग्जांपल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स बने हुए हैं, हर सूबे का अपना इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, फेडरल का अपना अलहदा बना हुआ है। आप हमें उधर एडवाइजरी बोर्ड में नुमाइंदगी क्यों नहीं दे सकते? आपके हेल्थ डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसका बोर्ड बना हुआ है, आप उसमें एडवाइजरी रोल क्यों नहीं हमें दे सकते?
उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी कोई तनख्वाह तो है कि आपने ऑनरी एक पोजीशन देनी है और यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी से लोगों को चूज़ करना है जिन्होंने यहाँ पे आके एक्सेल किया है, यहाँ से जाके पाकिस्तान में भी कोशिश की है। तो उन लोगों को जब आप आगे लाएंगे वो आपको अच्छे मशवरे भी मुफ्त में देंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी खुद कर रहे होंगे। तो ये मसाइल तभी हल होंगे जब आप हमें संजीदगी से सोचना भी शुरू करेंगे और हमारे लिए मसाइल के हल के लिए हमें ही मौका दें कि आइए, वेलकम, और आप आके हमें बताइए कि किस तरह इसको करना है। बल्कि बताइए नहीं, आगे खुद कीजिए, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो ये अभी तक खौफ उनके यहाँ है कि पता नहीं अगर हमने इनको कुछ दे दिया तो हमारे राज उठा के ना यहाँ से कोई ले जाए, जबकि इस मुल्क में रहते हुए हमें इजाज़त है कि हम ब्रिटिश भी हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं, हम कश्मीरी भी हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पे हमें प्रॉब्लम है हमारे अपने मुल्क में कि शायद बाहर वाले लोग आगे यहाँ से कुछ ले ना जाए। हालांकि अब तक उल्ट हुआ है कि पाकिस्तानी वहाँ से करप्शन करके यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ के पाकिस्तानी वहाँ पे पैसे भेजते हैं। तो स्टेक होल्डर जब तक हमें ये रियलिटी में नहीं मानेंगे, ये मसाइल का हल नहीं निकलने वाला। हर सतह पे, हर डिपार्टमेंट पे, ऊपर असेंबली तक हमें आप नुमाइंदगी दीजिए और देखिए कि अभी हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान में इतना ज़र मुबादला भेज रहे हैं, तो अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। शायद आपको IMF के कितना पोटेंशियल है आपके ख्याल में, कितना इंक्रीज हो सकता है इसमें? देखिए, अभी ये जो रोशन डिजिटल और जो अकाउंट है ना, इसकी वजह से जो ब्लैक इकॉनमी थी, जो लोग यहाँ से पैसे भेज तो रहे थे लेकिन वो दूसरे हुडी या दूसरे तरीकों से भेज रहे थे, क्योंकि इसमें फैसिलिटेशन दी है इस गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से ये पैसे आपने देखा कि इंक्रीज हो गए। मेरा ये ख्याल है कि ये $50 बिलियन तक चली जाएगी बात, अगर ये इससे थोड़ा सा हमें फैसिलिटेट करें, और ये 2 से 3 साल में हो जाएगी। पिछले साल अगर 29 बिलियन हो गया 23 से, तो आप देखें कि अगर और थोड़ा सा फैसिलिटेट करें तो ये बात और बढ़ जाएगी। आप और जो जैसे टूरिज्म में, IT में, कुछ IT में तो शायद टैक्स नहीं है प्रॉफिट के ऊपर, अगर टूरिज्म में भी आप यही गुंजाइश दे दें, बाहर से आएँ और आप रिजॉर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आके बनाएं और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप यहाँ पे आके एम्प्लॉयमेंट बाकायदा क्रिएट कर लें। टूरिज्म, आप एक विलेज बना रहे हैं तो उसमें आप स्कूल चले बना दें, आपको डिस्पेंसरी साथ बना दें, फैसिलिटेशन हम आपको देते हैं, लैंड हम आपको देते हैं, तो आप देखिए कितनी तेज़ी से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाएगी। अगर आप कुछ देने की पॉलिसी बनाएं, अगर आपने सिर्फ लेने की पॉलिसी बनाई हुई है और देने की बारी आप कहते हैं कि आप पैट्रियोटिक नहीं है, आप तेली औलाद है पाकिस्तान की, तो फिर मुश्किल रहेगी। तो पहल उधर से होनी है और हम बड़े पुरुमीद हैं कि मौजूदा हुकूमत और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत पे हमें शक नहीं है। हम चाहेंगे कि इससे एक कदम और आगे वो बढ़ें और हमें और ज़्यादा फैसिलिटेट करें, ताकि हम अपना फ़र्ज समझते हैं पाकिस्तान की खिदमत करना और जाके और अपना जो किरदार अदा। सही है। आज़ाद सिद्दीकी साहब, आप अभी बात कर रहे थे एक अथॉरिटी की, कि एक अथॉरिटी कायम होनी चाहिए, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मसाइल को हल करने के लिए काम करे। लेकिन जो इदारे पहले से मौजूदा, मिसाल के तौर पे मैं पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की बात करूँगा, उसमें वसीम अख्तर साहब ये कहते हैं कि जी हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमने कमीशन के इख्तियारात में इजाफा बहुत करवा लिया है। अब हमारे पास ये अथॉरिटी है, अब हमारे पास ये अथॉरिटी है, अब हम ये कर सकते हैं, अब हम वो कर सकते हैं, अब हम गिरफ्तार कर सकते हैं। इस तरह की उनके पास अथॉरिटीज़ आ गई हैं। आपके ख्याल में एक अथॉरिटी का अलग से क़याम, यानी एक नए इदारे का क़याम, आप समझते हैं कि इस मसले का हल है? ये पहले से मौजूद इदारों की अगर अथॉरिटी में, इख्तियारात में इजाफा हो जाए तो भी मसला हल हो सकता है, जैसे कि ये ओवरसीज़ जो पंजाब कमीशन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या ये बेहतर हल है या वो बेहतर हल है जो आप सोच रहे हैं? देखें असद, अगर बुनियादी तौर पर ओवरसीज़ कमीशन का किरदार अगर देखें, अगर ये वसीम साहब को देख लें, आपके सामने मौजूद है। मेरे पास इतनी शिकायत है इनके हवाले से कि इन्होंने जो अथॉरिटी क्या लेनी है, अथॉरिटी एक्सरसाइज करने की बात होती है, दूसरा नेचर ऑफ जॉब की बात। सबसे जो बड़ा इशू इस वक्त ये है, 18वीं तरमीम ने बहुत सत्यानाश कर दिया हुआ है। अब ज्यादातर डिपार्टमेंट जो है वो सूबों के पास आ गए हैं, यानी पंजाब का अगर ये है तो ये वफाक को कैसे डायरेक्ट करेगा, FIA इसके अंडर नहीं आएगा। देखे ना, यहाँ मिसाल के तौर पर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, वो इसके अंडर नहीं आएगी, वो क्यों मानेंगे इसके? यहां अथॉरिटीज कॉन्टेक्स्ट में है कि सूबे और वफाक मिलकर इकट्ठे, यानी चारों सूबों के दौरान वफाक के दरमियान बैठ के एक, इसलिए मैं कह रहा हूं ये तो पंजाब की हद तक आपने बना दी है, लेकिन लूला लंगड़ा कानून है। ये भी मैं और आप शोर डालते रहे हैं, गुलाम हुसैन ये शोर डालते रहते, तो इसी शोर की वजह से इन्होंने कोशिश की इख्तियारात देने की, लेकिन वो इख्तियारात खाली हवाई इख्तियारात हैं। वो इस्तेमाल करने के लिए विल चाहिए, और उस विल के लिए आपको क्या चाहिए? सख्त अमेंडमेंट चाहिए। यानी इसमें सजाएं नहीं
है उतनी। आप अगर ये काम नहीं करते तो आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो इस कानून में इतने भाव है कि अगर कोई कानून अगर काम नहीं करेगा तो उसके सजाएं इतनी दी जाएंगी, इतना जुर्माना होगा, इतनी पेनल्टी होगी। और यहां एक और काम इसमें करने वाला है, इसमें जैसे अभी वही साहब ने बताई है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ एग्जाम्पशंस हमने दी हुई हैं, लेकिन इनमें मजीद एग्जाम्पशंस की जरूरत है, मजीद फैसिलिटेशन की, वन विंडो की, यानी उस बंदे को पाकिस्तान भी ना आना पड़े। पाकिस्तान अगर जगह देखने के लिए आए, अगर जगह देने के लिए फैसिलिटी, ताकि फ्रॉड कोई ना हो, उन सब चीजों की गारंटी हुकूमत पाकिस्तान करें, तमाम सूबे करें कि एक बंदा अगर आना चाहता है तो इस तरह की फैसिलिटी जब आप देंगे और एक वन विंडो के नीचे देंगे, और उसके लिए जब तक एक सख्त कानून नहीं होगा जिसमें सजाएं सख्त नहीं होगी, पेनलाइज सख्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये इतना आसान काम नहीं है। और इसके लिए देखें विल चाहिए, और इमरान खान वाकई करना चाहते हैं, और कोई आपके सामने है, फॉरेन रेमिटेंस आपकी बड़ी है, बहुत बड़ी है, इंक्रीज हुई है, वो भी डिजिटल अकाउंट की आपने, हुंडी से निकले, फैटअप की पाबंदियां आई, आपकी मजबूरी है कि फैटअप से भी बचना है आपने, और उसको खत्म करने का। और ये सारा पैसा जो बाहर आप कमा रहे होते हैं, ये सारा वाइट पैसा है, क्योंकि जब पाकिस्तान में भेजेंगे, कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीज में, तो फॉरेन एक्सचेंज आता है पाकिस्तान के पास, और जो पैसा है वो आपसे पूछा नहीं जाता है। तो ये एडवांटेजेस इनको अवेयरनेस के हवाले से, पब्लिसिटी देने के हवाले से, और इन सब को यानी पूरे पाकिस्तान से बाहर जितनी भी एम्बेसी है, वन विंडो के नीचे, वन रूफ के नीचे अवेलेबल हो। यानी मैं जब जाऊं एक एम्बेसी में बैठूं तो मेरे एक बटन के ऊपर हर महकमा, यानी अब मिसाल जैसे मैंने बताया ना, पंजाब का है तो FIA तो अंडर आता नहीं है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी अंडर नहीं आएगा, इस्लामाबाद के अंदर कोई मौजूद है, सिंध के अंदर कोई मौजूद है, अगर खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में मौजूद है, तो वो तो कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं है। तो होना तो ये चाहिए ना कि एक ऐसा कानून और एक ऐसी चीज बन के, अथॉरिटी में इस कॉन्सेप्ट में कह रहा हूं कि हम ये इख्तियारात की, हमने देखे ना हमारे यहां वजह क्या है कि हर कोई जाके ओवरसीज कमीशन में अगर आप बैठ जाएं तो लोग अपने इख्तियारात को एंजॉय करते हैं, एक गाड़ी मिल जाती है, स्टाफ मिल जाता है, मोबाइल फैसिलिटीज मिल जाते हैं, तो वो नशा ही और आ जाता है ना। तो यहां तो चाहिए पब्लिक ओरिएंटेड। यहां पर क्या है, यानी इस ओवरसीज डिपार्टमेंट के अंदर यहां पर आप रोटेशन के मुताबिक बैरूने पाकिस्तान से लोग लेकर आए कि जिन्हें और उनको लाकर बिठाएं यहां पर कि वो ऑनररी बेसिस पर आकर बैठे, कोई तनख्वाह ना ले। यानी कोई बहुत लोग हैं जज्बे में काम करने वाले के लिए कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए काम हो। जब उन्हें पता होगा कि मैं सर्विसेज दे रहा हूं, मेरा यानी हम कई लोगों से यह राब्ता होता है तो वो यही बात कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमारे मसाइल के, हम अपने तय जितनी कोशिश है वो हम करते रहते हैं, लेकिन उस तरह मसाइल हल नहीं हो पा रहे। इसके लिए जैसे वही साहब ने गुजारिश दी है, यहां एडवाइजरी काउंसिल साहब बनी, वो किस बात की, भाई कानून में जब गुंजाइश नहीं है, आपके कानून के अंदर इस तरह की एडवाइजरी काउंसिल्स और ये सारी होनी चाहिए कि जिनकी इनपुट आके उसमें आगे को तरामीम करनी है, आगे को चीजें बेहतर करनी है, और जब कब उनका कोऑर्डिनेशन का सिस्टम बेहतर नहीं होगा, एक दूसरे के कई चीजें ओवरलैप कर रही होती हैं। और यहां सबसे जो बड़ा मसला है ना कि एक बंदा दरखास्त देने के बाद भूल जाता है, भाई वो क्यों पूछे। आपके मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें 1000 केसेस हैं, 1000 केसेस 6 ऑफिसर हैं, तो 6 ऑफिसर से डिवाइड कर लें, 1000 केसेस कहां बैठ के डिसाइड होंगे, 10,000 केसेस के करीब हैं जो सुन रहा हूं बातों में कि 10 से 20,000, और ऑफिसर आपके पास टोटल हैं 20। अब 20 ऑफिसर 20,000 केस, 1000 केस वो कैसे सेटल कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, यानी उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो कैसे रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएगा। अब होना क्या चाहे कि जब आप MIS में आ जाएंगे, डिजिटलाइजेशन में आएंगे, जो जो काम हो रहा होगा, आज ये काम हर बंदे को पता होना चाहिए, मेरी रोजाना की फाइल की मूवमेंट पता होनी चाहिए कि मैंने अगर बात की है मेरी फाइल की मूवमेंट क्या है, और यहां साथ लिमिटेशन हो कि इनके केसेस आए 30 दिनों में डिसाइड हो, सेशन में चला जाए अपील 30 दिनों में हो, हाई कोर्ट में 30 दिनों में, यानी 120 से 150 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक इनके सारे मामला सेटल हो जाएं। इसी तरह अगर फौजदारी मामला हो तो फौजदारी मामला को प्रायोरिटी पे देखकर वहां भी लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट, टाइम लिमिट रखकर अगर आप करेंगे, ये देखे ना, ये बातें सारी जो है ना, मैं गुजारिश करूंगा हमारे यहाँ दोस्त आप जितने भी हैं, आप ये वाला प्रोग्राम इमरान खान साहब तक जरूर पहुंचाएं, उनकी काबीना तक पहुंचाएं। हम ये मशवरे अपने लिए नहीं दे रहे, हम वो एक ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि जिससे इंप्लीमेंटेशन होके नतायज निकलेंगे। आप यानी आपका देखें, आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है, मुझे जब मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं तो बहुत सी लोगों की इनपुट आती है। मेरी उन सबसे भी गुजारिश है कि इस सारे को शेयर करें आप, अब वहां तक
तक पहुंचे, अरबाब इख्तियार तक पहुंचे कि ये वो चीजें, ये सजेशंस दी हैं, और हम जैसे लोग, वही साहब जैसे लोग, आप मौजूद हैं, गुलाम हुसैन, हम लोग अवेलेबल हैं और बगैर किसी मुआवजे के 1 रुपया भी नहीं लेंगे। चाहेंगे कि ये काम जो है ना, कोई कानून साजी में हमारी मदद चाहिए, कोई इस सिस्टम को कैसे मॉडर्नाइज करना है, उसमें हम तैयार हैं, हर तरह से इस मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारी जान है, हमारे लिए बहुत उम्मीद। जी, आपने बड़ी ज़बरदस्त तजावीज़ दी हैं हज़रत सिद्दीक, और बाकी मेहमानों से भी मैं चाहूँगा कि वो तजावीज़ दें। कुछ आई भी हैं, कुछ मज़ीद तजावीज़ लेकर हम रिकमेंडेशंस लेते हैं और हुकूमत तक वो पहुँच पाएँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। गुलाम हुसैन साहब, ये बताएं कि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने सिफारतकारों के साथ और हाई कमिश्नर के साथ जो एक मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे जिसका बुरा भी माना गया था और कहा गया था ये बड़ी ज़्यादती हो गई जी। ये बताइए कि उसके बाद क्या हाई कमिश्नर्स और जो सफ़ीर हैं, सिफारतकार हैं, उनकी कारकर्दगी में कुछ बेहतरी आई है? उन्होंने अपनी खामियों को दूर करके उस जो तनकीद उन पर की गई थी उसमें से इस्लाह का पहलू निकालकर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं या नहीं लिए, या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उस हवाले से कोई फ़र्क पड़ा, बल्कि उन्होंने उल्टा प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया। क्योंकि ये जो सॉरी टू से, बट लेकिन ये जो बाबुओं का जो माइंड सेट है ना, ये इसी तरह है कि ये जो गरीब लोग हैं जिनके कोई मसाइल हल होने में, उस पर अगर पॉलिटिशियन जो है वो उस तरीके से एक्टिवली किरदार अदा ना करें तो मेरा ख्याल है इनको कोई परवाह नहीं है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये जब से ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं और फाइल का क्या होता है जी, यहाँ से वो साइन कर दिए हैं जी, वो अगले डिपार्टमेंट को पहुंचा दी है, उसने कह दिया जी वो बस पड़ी हुई है जी, आगे चलेगी है। अगर आप किसी भी ओवरसीज, हाँ कुछ लोगों के मीडिएशन के साथ केसेस हल हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बैठ के हल हुए हैं, लेकिन अगर आप इस हवाले से कहें कि उनको कोई अदालतों के साथ ऐसा रिलीफ मिला और उसके बाद अदालतों के फैसले के बाद जो इंतजामिया है उसने अमल दरामद कर दिया है, तो इसकी मिसालें बहुत कम है, शायद ना होने के बराबर हैं। अगर इक्का दुक्का केसेस होंगे भी तो वो इतने हाईलाइट नहीं होते। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर अदालतों के चक्कर से भी निकालना है तो आप कम से कम ऐसा मीडिएशन का डिपार्टमेंट कायम कर दें, ऐसे मीडिएटर मुकर्रर कर दें जो कि दोनों पार्टियों के साथ प्राइवेटली बातचीत करें, और जहां भी कोई पार्टी थोड़ी सी लचक का मुजाहरा कर सकती है, कोई गिव एंड टेक के जरिए जो है वो मसले हल किए जाए। क्योंकि ये जो बैकलॉग है अब ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी ये कोई हर डिपार्टमेंट के अंदर आप देख लें केसेस जो है वो अंबार लगे हुए हैं और अगर दूसरे और हल नहीं हो रहे, और अदालतों के ऊपर भी बर्डन बढ़ता जा रहा है। जब आप पिछले केसेस को सोल्व नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये बढ़ते जाएंगे, पाइल अप होते जाएंगे, और फिर जो भी नई हुकूमत आएगी या नया दायरा आएगा उसके लिए और मसला बनेगा। तो हम तो इनको अगर कह रहे हैं कि अगर आप कोई ऐसा एक डिपार्टमेंट नहीं कायम कर सकते, कोई कानूनी उसके अंदर पेचीदगियां हैं, तो कम से कम ये तो जरूर कर लें, जिस तरह हज़रत सिद्दीक साहब हैं या मियां वहीदुर रहमान साहब हैं यूके में बैठे हुए हैं, हज़रत सिद्दीक साहब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इस तरह के जो काबिल एतमाद लोग हैं इनके जरिए आप कोई मीडिएशन का ऐसा मैकेनिज्म बना दें कि वो दोनों पार्टियों को इकट्ठा करें, उनसे बातचीत करें और एक टाइम सेट करके और इस मसले को हल किया जाए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद जो है वो कम होता जाएगा, रिगार्डलेस कि किस पार्टी की गवर्नमेंट है, उनको इससे शायद परवाह ना हो। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट आती है हमें सिर्फ एक लफ्ज बहुत अच्छा बोल देती है कि हम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, बस इसके अलावा हमारे लिए कोई अमली तौर पर ठंडी हवा का झोंका नहीं आता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। मियां वहीदुर रहमान साहब, ये बताइए कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दे आई वोटिंग के जरिए से, अपोजिशन को इस पर इख्तलाफ है। अपोजिशन कहती है नहीं जी इस तरह नहीं होना चाहिए, इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर इनकी नशस्तें मखसूस करें, और उनको डाउट्स हैं। आप क्या देखते हैं अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बिल्कुल इसी अंदाज में, जिस अंदाज में ये हुकूमत चाहती है कि आई वोटिंग के ज़रिए से इनको वोट डालने का हक मिल जाए और पाकिस्तान में जो उनके नुमाइंदे खड़े हों उनके इलाके में वहाँ पर उनको वोट करें और यहाँ से कुछ सीटों को फ़ायदा हो जाए, इससे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने वालों को तो शायद फ़ायदा होगा, क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इस सिस्टम से फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट ने सजेशन दी है ओवरसीज वोटिंग की, ई वोटिंग की, वो भी होनी चाहिए, और जो अपोजिशन कह रही है कि जी इनकी मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, हम तो चाहते हैं वो भी हो, दोनों होनी चाहिए।
वोटिंग की जहाँ तक बात है, वो जो लोग ये कह रहे हैं कि वोटिंग नहीं होनी चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ लड़ाई होगी, पोलिंग स्टेशन कैसे बनेंगे, ऐसा नहीं है। ई वोटिंग का मतलब है कि जब नादरा के जरिए वोटिंग होगी तो हम अपने थंब इम्प्रेशन के जरिए अपने फोन से जो है वो सारा काम कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अपने बैंकिंग का सारा जो खदशात दुरुस्त नहीं है, वो जो धांधली के खदशात हैं वो दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखे ना, मैं अगर यहाँ पे बैठा बिजनेस कर रहा हूँ, अपने लाखों करोड़ों डॉलर्स पाउंड जो है वो अपने इस फोन के जरिए, ई बैंकिंग के जरिए तो कर रहा हूँ। आपने ये जो रोशन डिजिटल और बैंकिंग ऑनलाइन पाकिस्तान में सारी चलाई हुई है, ये भी तो सारा ऑनलाइन है। वैसे हैक करने को तो पेंटागन भी हैक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो तो फुल प्रूफ सिस्टम आप दुनिया में कभी भी नहीं दे सकते। हैकर्स भी आते रहेंगे और आप भी अपना सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो साइबर वो करते रहेंगे और वो करना चाहिए। तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि ओवरसीज वोटिंग दूर होनी चाहिए। वोट जो होता है, देखिए, और रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है, वो और ही अच्छी बात है। जी, ये वोट जो होता है हमारी आवाज होता है, वॉइस होता है, हमारी आवाज जब नुमाइंदों तक वोट के जरिए पहुंचेगी तो वो हमारी सुनेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने कहा कि बिल्कुल हम वहाँ पे खुद जाके बैठेंगे तो हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां वहीदुर रहमान साहब, बहुत ज़बरदस्त तजावीज़ दी। आज़र सिद्दीक साहब ने भी बहुत अच्छी तजावीज़ दी। गुलाम हुसैन रहमान साहब, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।